इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था। अपन ने जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात की थी तो पहले अपन ने वो वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़े जो रिलेटेड टू सेल्स थे। उसके बाद अपन ने वो वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़े जो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट थे। आज हम वो वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करने वाले जो ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले जाते हैं। मतलब नॉर्मली जो ओनर्स होते हैं वो इन रेशियोज में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 रेशियो हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल बातें होने वाली है। सबसे पहला जो है वो है EPS। अभी क्या ये कोई रेशियो थोड़ी सा, ये तो जनरल टर्म है सभी, नंबर है कि अर्निंग पर शेयर। क्या होता है सर, आपको याद होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये आ जाएगा आपका EPS। सर ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है? अपन ने बहुत बार इनकम स्टेटमेंट बनाया है। कैसे बनाते थे सर इनकम स्टेटमेंट, एक बार और बता देता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आता था कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट घटाते थे तो आता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से इंटरेस्ट घटाइए तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने घटा दिया। अब यहां घटा देते टैक्स तो क्या आ जाता, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब टैक्स वैक्स घटाने के बाद जो बचा वो किसके लिए है, ओनर्स के लिए। ओनर्स में पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो बचा है वो क्या है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और अगर डिवाइड बाय आप क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स N, तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। सर इसमें कुछ भी खास समझने वाली बात नहीं। एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया है वो होता है अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बड़ा इंटरेस्ट होता है ये जानने में। सर इसमें क्या गड़बड़ कर सकते हैं, इसमें गलत ये हो जाता है कई बार कि बच्चे क्या करते हैं, EPS मतलब वो कंफ्यूज हो जाती है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब किसका अर्निंग पर शेयर, प्रेफरेंस वालों का कि इक्विटी वालों का कि दोनों का मिलाकर। तो ध्यान रखिए EPS का इम्प्लाइड मीनिंग हमेशा क्या निकाला जाएगा, अर्निंग पर इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर की अर्निंग क्या है, वही EPS है। ध्यान रखिए प्रेफरेंस शेयर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। उनको हम पैसा दे देते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसका हम EPS निकालते हैं। ध्यान रखिए, है ना। तो EPS में लिखा कहीं नहीं, पर अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर इक्विटी शेयर है ना। ओके ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है डिविडेंड पर शेयर। इसमें भी शेयर होल्डर्स को बड़ा इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड पर शेयर। सर ये किसके डिविडेंड की आप बात कर रहे हैं, अगेन केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड की बात कर रहा हूं, है ना। तो DPS क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर। तो अपन क्या करेंगे, यहां लिख देंगे डिविडेंड या टोटल डिविडेंड, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ठीक है साहब, बहुत सिंपल सी बात है ये। तो टोटल डिविडेंड आपने कितना बांटा है। सपोज एक कंपनी ने ₹1 लाख बांट दिए डिविडेंड के रूप में। हमने पूछा आपके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे, बोले हमारे यहाँ ना 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे। तो बताइए एक शेयर को कितना दिया, ₹10। तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर। अगर आपने 1 लाख रुपए का डिविडेंड 10,000 लोगों में बांटा है, मतलब आपने हर इंसान को 10 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो बहुत सिंपल, कोई दम इसमें नहीं है। तीसरी बात, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें भी शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों सर इसमें इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, अरे भाई हम कहीं पैसा लगाते हैं तो हम कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि यार कंपनी जो भी कमाएगी उसमें से हमें क्या मिलेगा, हमको जो मिलेगा वही तो हमारे लिए काम का है ना। तो वो होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो जो हमें मिलता है। तो वो क्या होता है सर, देख लीजिए आप, DPS, डिविडेंड पर शेयर अपॉन EPS इंटू 100। सर ये आपने क्या कर दिया, चलिए समझा देता हूँ 2 मिनट में। मान लीजिए किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर आया ₹50, मतलब कंपनी ने एक शेयर पर 50 रुपए कमाए हैं। अब क्या ये जरूरी है कंपनी पूरा पूरा इसमें से बांट दे, नहीं सर। हो सकता है कंपनी ₹25 बांट दे। क्या करते, ₹25, या फिर अपन क्या कर देते हैं 20 बांट दे। ठीक है,
और ₹30 क्या करे वो बचा ले। तो अब आप बताइए 50 में से आपने 20 बांट दिया, बताइए कितना परसेंट आपने बांट दिया? 40% आपने बांट दिया। इस 40% को कहा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस का जितना परसेंट अमाउंट आपने बांट दिया वही परसेंट क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक बात है। तो और ये 30 क्या है सर? वैसे इसकी जरूरत अपन को नहीं है, यहाँ पर ये 3 ही रेशियो होते हैं, पर अगर 4th रेशियो आपको जानना है तो वो क्या हो जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग रेशियो, है ना। तो चलो ये भी लिख ही देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिटेन्ड अर्निंग रेशियो, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। रिटेन्ड अर्निंग रेशियो मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर आपने कितना बचाया, डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100। आप बताइए 30 रुपया आपने हर शेयर पर बचाया है, हर शेयर पर कमाया था 50 रुपया इंटू 100, तो इसका मतलब 60% जो है वो आपका रिटेन्ड अर्निंग रेशियो हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो जो बचा हुआ परसेंट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका रिटेन्ड अर्निंग रेशियो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो आपका रिटेन्ड अर्निंग रेशियो कितना होगा? ऑब्वियसली 60% ही होगा, है ना। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, है ना। 4th टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और ये है रिलेटेड टू मार्केट। ठीक है, रिलेटेड टू मार्केट। चलिए इनको भी समझ लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये रेशियोज हमें। सबसे पहला है प्राइस अर्निंग रेशियो, बेहद फेमस रेशियो है ये, प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको ये रेशियो बहुत सुनाई देता होगा, बहुत दिखाई देता होगा, है ना। चलिए समझते हैं क्या होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको हम मोहब्बत से पीई रेशियो भी बोल सकते हैं, PER, पीई रेशियो। ठीक बात है। क्या होता है साहब? ये होता है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। क्या बता रहा है सर ये? चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा और उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। ठीक है, आपने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा और वो कंपनी हर साल लगभग 10 रुपये कमा कर देती है, तो 10 रुपये अर्निंग पर शेयर हो गया। आंसर कितना आएगा साहब? यहाँ पर आंसर आएगा 10 टाइम्स। इस 10 टाइम्स का मतलब क्या है? इसका एक जनरल मीनिंग जो है वो क्या है? इंडिकेट्स पे बैक पीरियड। तो क्या बताता है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब क्या होता है? बताइए, अगर मैंने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा है और मुझे पता है कि ये कंपनी हर साल 10 रुपये कमा कर देती है, तो आप बताइए कितने सालों में मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा? सिंपल सर, हर साल 10-10 रुपया मिलेगा तो 10 सालों में क्या होगा? मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। भाई 100 रुपया लगाया था, हर साल कंपनी 10-10 रुपये मुझे देगी, तो मतलब 10 सालों में मेरा पैसा पूरा वापस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पे बैक पीरियड, कितने सालों में मेरा पेमेंट मुझे बैक वापस मिल जाएगा, है ना। ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जैसे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंपनी 10 रुपया कमाती है, कंपनी का EPS जो है वो 10 रुपया है, लेकिन इस कंपनी का बाजार में जो प्राइस चल रहा है वो 100 चल रहा है, मतलब जितना कमाती है उससे 10 टाइम्स चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको देखकर दुनिया वाले ऐसा सोचते हैं कि बताओ यार, कंपनी 10 रुपया कमाती है और लोग उससे 10 गुना पेमेंट करने के लिए तैयार है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत ग्रो करने वाली, तभी तो कंपनी जितना कमाती है उससे बहुत ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा लोग उसे पे करने के लिए तैयार हैं। तो जिस कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा होता है, लोग मानते हैं कि उसका मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि ये बहुत ग्रोथ करने वाला है, तभी इसका पी रेशियो ज़्यादा है। हालांकि हर कंडीशन में ऐसा इसका इंडिकेटर यही हो ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता बेटा तो हम क्या करते? हर बार किसी कंपनी का पी रेशियो देखा, अगर वो ज़्यादा मिला इंडस्ट्री से तो उसी कंपनी में पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पी रेशियो तो झूठा भी दिखाया जा सकता है ना भाई, वो तो गलत सलत भी हो सकता है मार्केट प्राइस किसी और वजह से बढ़ गया हो। भाई छोटी छोटी बात है, न्यूज़ से तो मार्केट प्राइस चेंज हो जाता है ना, तो बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं, पर ठीक है, जनरल मीनिंग ये भी है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। सर हम भूल जाएंगे, हमको समझ में तो आगे, बार हम भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे आप, क्यों नहीं भूलोगे? प्राइस लिखा है पहले, तो प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस ये आ गया आपका। कौन सा वाला प्राइस? मार्केट प्राइस पर शेयर। प्राइस मतलब कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर। तो पहले लिखा प्राइस तो पहले प्राइस ही लिख दिया, फिर बाद में लिखा अर्निंग तो बाद में अर्निंग लिख दिया।
तो प्राइस अर्निंग रेशियो है ना, ओके। फिर और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपने अगले रेशियो की, जिसका नाम है अर्निंग यील्ड रेशियो। क्या नाम है? अर्निंग यील्ड रेशियो। इस बार अर्निंग पहले आया है, इस बार अर्निंग पहले आया है, ठीक है। अर्निंग यील्ड रेशियो सर ये अपोजिट होता है पी रेशियो का, है ना। तो पी रेशियो क्या था? एमपीएस अपॉन ईपीएस। ये क्या होगा? सिंपल ईपीएस अपॉन एमपीएस। इसलिए इन दोनों रेशियो को हमेशा साथ में ही पढ़ा जाता है, ठीक बात है। अर्निंग यील्ड रेशियो ईपीएस अपॉन एमपीएस। सर ये क्या बताता है? चलो उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, क्योंकि उसका प्राइस बाजार में 100 रुपये चल रहा था, मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपये, और कंपनी हर साल 10 रुपये कमा कर देती है। आप बताइए अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूँ, सर इंटू 100 क्यों कर रहा है? सिंपल लॉजिक है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सही फिगर में ये दिखेगा हमें, है ना। तो ये आ गया 10%। इस 10% का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है यार कि यील्ड मतलब होता है आउटपुट। मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा, मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है? मुझे आउटपुट मिल रहा है कितने का? 10 रुपये का। इसका मतलब सही मायने में परसेंटेज के टर्म में कितना मिल रहा है? 10%। 100 रुपये लगाया, हर साल कितना मिल रहा है? 10%। किसका 10%? जो तुमने लगाया था, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का, मतलब 100 रुपये का, है ना। तो 100 रुपये का 10% ऐसे हर साल मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्निंग यील्ड रेशियो। भूलने का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि देखो पहले प्राइस पहले आया था तो हमने प्राइस ऊपर लिखा था, अभी अर्निंग पहले आया तो हमने अर्निंग को ऊपर लिखा है और नीचे एमपीएस को लिखा है। यील्ड जो होता है वो नॉर्मली मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाता है, ओके। और परसेंटेज में क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, जबकि पी रेशियो टाइम्स में था। पी रेशियो टाइम्स में होता है और अर्निंग यील्ड रेशियो परसेंटेज में है, तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होना है ना, ओके। तीसरा रेशियो, अभी सर तीसरा रेशियो है आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो। क्या नाम है? डिविडेंड यील्ड रेशियो, ओके। तो सर कई बार क्या होता है एग्जाम में डिविडेंड यील्ड रेशियो पूछ लिया, अभी बच्चों को ना बस केवल यील्ड याद रहेगा तो अर्निंग यील्ड का ही लगा दिया, गलत हो जाएगा सर, है। नाम अलग है, मीनिंग अलग है, थोड़ा ध्यान से चलना है। अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से क्या होने वाला है। इस बार पहले अर्निंग था ऊपर वाले रेशियो में, तो अर्निंग पर शेयर लिखा था। इस बार डिविडेंड है तो क्या लिखूंगा ऊपर? बताओ बताओ बताओ, डिविडेंड पर शेयर, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर। सर ये रेशियो क्यों बनाया गया? सर ये रेशियो क्यों बनाया गया? बताओ क्या कारण होगा इसको बनाने के पीछे? सिंपल है सर, आप सोचो, इंटू 100 कर देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, ठीक है, आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और कंपनी हर साल 10 रुपये का ईपीएस कमाती है। लेकिन आपको पता चला कि कंपनी 10 रुपये कमाती जरूर है हर साल, पर उसका 60% ही बांटती है। मतलब 10 का 60% कितना हुआ? 6 रुपये। तो मतलब केवल 6 रुपये बांटती है। इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6%। तो कई बार शेयर होल्डर पता है कैसे बात करते हैं, बोले यार देखो कंपनी क्या कमाती है हमें उससे मतलब नहीं, हमें इस बात से मतलब है कि हमें क्या मिलता है। वापस बोल रहा हूँ, कंपनी 10 रुपये कमाती है, हमें उससे क्या मतलब है? हमको तो 6 रुपये ही देती है ना, तो हमारे लिए तो रिटर्न 6% ही है ना, फिर जो बाद में मिलेगा वो एक अलग बात है। तो कई जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऐसा जानते हैं कि यार, वो ऐसा सोचते हैं कि हमको ये बताओ हमको क्या मिलेगा। तो इस एंगल से फिर अपन क्या निकाल देते हैं? डिविडेंड यील्ड रेशियो, मतलब हमें हर साल कितना % डिविडेंड मिलेगा। ये हो गया हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये रेशियो आपस में कनेक्टेड ही है ना, मिलते जुलते ही, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो रेशियो है वो है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, ठीक है, ये वाला रेशियो। तो सर ये क्या होता है? सर जब भी टू लगाओ तो नॉर्मली हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, जो पहले लिखा है उसको पहले लिख दीजिए, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख दीजिए। अगर बीच में टू लिखा है तो नॉर्मली लिखने का तरीका ऐसा हो जाता है ना, ओके। तो हो गया भाई मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर। अब सर पहले तो ये बताइए कि मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है? आप जानते हैं भाई, स्टॉक एक्सचेंजेस में जो भी प्राइस चल रहा है बाजार में वो मार्केट प्राइस है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? चलिए ये समझ लेते हैं अपन। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए, चलो पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, बुक वैल्यू पर शेयर ये होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ध्यान से, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ओके। अब ये क्या किया सर आपने? पहले तो समझ लेते हैं,
इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक मान लीजिए एक बैलेंस शीट है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है और उसने बताया है @10 और यहाँ लिखा है ₹1000। इसका मतलब 1000 रुपये की शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का है, ठीक है, बहुत अच्छा। अपन ने जब कंपनी में पैसा लगाया तो यही सिचुएशन की थी, मतलब अपन ने 10 रुपये पर शेयर था और फेस वैल्यू था एक, और 100 शेयर अपन ने खरीदी थी तो 1000 रुपये का अपन को वैल्यू दिख रहा है। अब मान लीजिए कंपनी को 1 साल हो गया कमाते कमाते, और कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो हो गया मान लो ₹500, ठीक है, ओके। अब आप बताइए, अगर अब कंपनी बंद हो जाए, तो किसको, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या मिलेगा? सिंपल है सर, जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो भी किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो देखना 1000 रुपये तो उनके थे ही, 500 रुपये का रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है, तो टोटल 1500 रुपये उनके हुए। और कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने लोग ओनर्स हैं? 100 लोग, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ₹15। इसे बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। आपने सुना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू जैसा भी कुछ सुना होगा, काइंड ऑफ वही है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कहो या बुक वैल्यू पर शेयर कहो, मतलब कंपनी की बुक्स के एंगल से हमारे एक शेयर की वैल्यू क्या है। अगर 10 रुपये कहेंगे तो वो तो फेस वैल्यू हो जाएगी। तो देखा जाए तो 3 वैल्यू है, एक तो मार्केट वैल्यू जो बाजार में चल रही है, दूसरा फेस वैल्यू जो शेयर के फेस पर लिखी है, जैसे फेस वैल्यू मतलब शेयर के फेस पर जो लिखी है भाई वो फेस वैल्यू है, और बुक वैल्यू मतलब बुक्स के हिसाब से शेयर की क्या वैल्यू है वो होती है आपकी बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक्स के हिसाब से देखिए तो भाई 1000 रुपये का शेयर कैपिटल है और 500 का रिजर्व एंड सरप्लस, उसके ऑनर भी हम ही हैं। तो देखा जाए तो 1500 रुपये 100 लोगों का है, तो मतलब एक शेयर की वैल्यू सही मायने में कितनी? 15 रुपये। और आपने देखा हो कई बार इसी वजह से ना किसी कंपनी के शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू होते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो बोलते हैं यार कि आप 10 रुपये का एक शेयर खरीदोगे और 15 रुपये के ऑनर बन जाओगे, जबकि हमने मेहनत करके उसको 15 रुपये तक पहुंचाया है, तो आप भी भाई प्रीमियम हमें पे करो, है ओके। तो कई बार रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से भी शेयर प्रीमियम पर इशू होते हैं, हालांकि और भी कारण होते हैं। तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। बुक्स के हिसाब से जो शेयर की वैल्यू है वो बुक वैल्यू पर शेयर है। अब यहाँ पर क्या था, आ जाते हैं। मान लीजिए मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है 150 रुपये और बुक वैल्यू है कितनी? 15 रुपये। तो बुक्स के हिसाब से एक शेयर की जो औकात है वो 15 रुपये। अच्छा, आप इसको औकात जैसा शब्द यूज करेंगे तो और अच्छा आपको लगेगा, बोलने में अंडरस्टैंडिंग आएगा। एक शेयर की औकात, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है बुक्स के हिसाब से? 15 रुपये। बाजार में कितने रुपये में ट्रेड हो रहा है? 150 रुपये। मतलब कहीं ना कहीं ये 10 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं ये है कि इस शेयर में कुछ ऐसी बात है कि लोग इस पर रिलाय कर रहे हैं, लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, तभी वो 150 रुपये इसके लिए पे कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये शेयर बाजार फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करने वाला है ना, शायद इसलिए जो बुक की वैल्यू है उससे भी 10 टाइम्स पर ये चल रहा है। तो ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू शेयर। लास्ट रेशियो है, लास्ट रेशियो क्या है हमारा? वो है क्यू रेशियो। इसका जो यूज होता है वो तो बहुत कम दिखेगा आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो कहीं दिखेगा ही नहीं, पर ठीक है एक बार सुन लेते हैं। आपकी बुक्स में दिया होता है, ये होता है साहब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में ऐसा हो गया कि आपके बैलेंस शीट साइड में जो लायबिलिटी साइड होता है उसमें करंट लायबिलिटी बस छोड़ दो, बाकी जो है उनकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो एक तरीके से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी, है ना, और होल डिवाइड बाय एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है सर? आप ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा सा आप बैलेंस शीट को याद करिए। बैलेंस शीट में इधर होता है एक शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। यहाँ होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहाँ होता है करंट लायबिलिटी, यहाँ होता है फिक्स्ड एसेट, यहाँ होता है करंट एसेट। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी एसेट हम खरीदते हैं कहीं ना कहीं हम वो खरीदते हैं इससे, मतलब लॉन्ग टर्म फंड से। आप खुद ही सोच कर लो, क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा उधार लिया 2-4 दिन के लिए और हमने बिल्डिंग खरीद ली,
या कोई और असेट खरीदते हैं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है ना। नॉर्मली हम जब भी असेट खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म फंड से खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म फंड में क्या होता है, या तो शेयर होल्डर फंड या लॉन्ग टर्म डेट। तो अपन ने कहा कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और लाइबिलिटी, इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, और दूसरा असेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। मतलब एक तरीके से असेट को आज रिप्लेस करें तो क्या कितना पैसा हमें मिल जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप। तो आप खुद ही बताइए कि इनकी वैल्यू, मतलब शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की मार्केट में क्या वैल्यू होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, जितनी की आपके पास असेट होंगी उतनी आपकी वैल्यू होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान के पास, सिंपल बात कर दूं, किसी इंसान के पास 100 करोड़ की असेट है, बताओ उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बाजार में। ऑब्वियसली 100 करोड़ होना चाहिए यार। जितना आपके पास पैसा उतनी आपकी वैल्यू। मेरे पास 50 करोड़ तो मेरी वैल्यू एक तरीके से 50 करोड़ कहलाएगी। फिलहाल एक जनरल सेंस में अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक बात है। तो जिसके पास जितनी असेट उसकी उतनी वैल्यू, ठीक है। तो अब ये रेशियो क्या बताता है, सपोज मान लीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये जो है ये है आपकी 150 करोड़, ठीक है। और आपकी असेट की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या जो आज की वैल्यू है, अपन एक तरीके सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, वो है 100 करोड़। तो ये कितना आएगा, 1.5 टाइम्स। अगर ये आया तो हम कहेंगे कि हमारी असेट जो है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड क्यों है, या यूँ कहिए कि जब आपकी असेट ही 100 करोड़ की है और उनकी वैल्यू बाजार में 150 करोड़ लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूशन हो रहा है ना ये। तो अगर एक से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि यार असेट की वैल्यू ज़्यादा दिखाई जा रही है बाजार में, ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा पर ट्रेड हो रहे हैं। और अगर एक से कम आए तो समझ जाना कि यार असेट की वैल्यू 100 करोड़ है और बाजार में हमारे जो डेट और इक्विटी है वो ट्रेड हो रहे हैं 80 करोड़ में। तो इसका मतलब है कि असेट की वैल्यू से कम पर आप बाजार में बिक रहे, तो उसे अंडर वैल्यूशन अपन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। हालांकि इस रेशियो का यूज़ बहुत कम होता है। आप अपनी बुक चेक करेंगे तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी इसका नहीं दिया है, बस केवल रेशियो लिख कर दिया है उन्होंने, है ना। तो अपन एक रफ आइडिया रख सकते हैं कि भाई असेट की क्या बाजार में वैल्यू है, उसका रेशियो होता है क्यू रेशियो, है ना। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड डिवाइड में हो जाएगा एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। मैंने जो लाइबिलिटीज रखा है उसमें केवल लॉन्ग टर्म डेट लिखा है, कहीं कहीं पर इंटरप्रिटेशन अलग भी हो सकते हैं। देखिए रेशियो में कुछ गलत या सही नॉर्मली नहीं होता है। ये तो आप रेशियोज आप देखना, आपकी किताबें साफ साफ ये बात लिखती हैं, या बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो ये लिखते हैं कि जो रेशियोज को बनाया जाता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस अपन अपने पास डेटा की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो डिज़ाइन किए जाते हैं। हो सकता है कोई इस तरीके से आर्ग्यू करे कि यार आप तो एक काम करो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा है तो सारी लाइबिलिटीज लो, ठीक है। आप ऐसा कर लो कि सारा लाइबिलिटी साइड उठा लो और सारा असेट साइड उठा लो, ऐसे भी आप रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। पर उनकी मार्केट वैल्यू की बात हो रही है ना। तो असेट के अकॉर्डिंग जितनी आपकी असेट की वैल्यू होगी उतना ही आपकी इसकी मार्केट में वैल्यू होना चाहिए नॉर्मली। पर अगर इससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे ओवर वैल्यू, और इससे कम है तो हम कहेंगे अंडर वैल्यू। हालांकि इस रेशियो का यूज़ बहुत कम है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर अपना रेशियो खत्म होता है, कौन सा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट, है ना। ओके, क्या क्या देखा अपन ने, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटेन अर्निंग रेशियो, है। इसके अलावा फिर हमने रिलेटेड टू मार्केट देखा, प्राइस अर्निंग रेशियो, एमपीएस अपॉन ईपीएस, अर्निंग यील्ड रेशियो ईपीएस अपॉन एमपीएस, उसका जस्ट उल्टा। फिर डिविडेंड यील्ड रेशियो, तो बस ईपीएस की जगह क्या आ गया है, डीपीएस आ गया है, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, बुक्स की वैल्यू क्या है, बुक्स में शेयर की वैल्यू क्या है, बाजार में क्या चल रही, ज़्यादा चल रही तो अच्छी बात है यार ये, है ना। इसके अलावा क्यू रेशियो, है ना। ओके।